हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स विद ममता। हम एक सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पहले टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स शुरू किया हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स के कल हमने बेसिक कवर किया था, जिसमें हमने देखा था हीट क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डी क्यू, किसी सिस्टम को हीट देंगे दैट शुड बी इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डी यू क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू क्या था, वर्क डन, और डेल्टा क्यू क्या था, किसी सिस्टम को जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो। ठीक है। एक हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है और कैसे निकालते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन का फॉर्मूला था वो क्या था, पी डॉट डी वी। अगर टोटल वॉल्यूम पे लेना हो तो इंटीग्रल कर देंगे पी डॉट डी वी का, है ना। और अगर मैं बात करूँ साइक्लिक प्रोसेस या कोई भी पीवी डायग्राम से वर्क डन हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जो भी कर्व आपको गिवन है उस कर्व का एरिया अंडर द कर्व अगर आप फाइंड आउट कर लोगे, तो अगर पीवी डायग्राम है तो आपके पास वो एरिया अंडर द कर्व जो होगा वही क्या होगा, उसका वर्क डन होगा। ये सब हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोसेसेस हमने डिस्कस की थी, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब क्या बताया था, सेम, और थर्मल का मतलब जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स सेम। तो चेंज इन टेम्परेचर शुड बी ज़ीरो, है ना। इस केस में आपका वर्क डन क्या होगा, तो आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल्स क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर मैं एन को 1 कर दूँ या 1 मोल के लिए आइडियल गैस लिखूँ तो वो क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी। मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे पास जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि प्रोसेस कैसी प्रोसेस है आपके पास, आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और वर्क डन होता क्या है, पी डॉट डी वी। अगर टोटल वर्क डन मुझे निकालना हो तो ये किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क डन शुड बी इक्वल टू, अगर मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वी इनिशियल टू वी फाइनल इंटू पी इंटू डी वी। प्रेशर की वैल्यू पुट कर सकते हो आप इक्वेशन 1 से, तो ये क्या आ जाएगा, वी इनिशियल टू वी फाइनल इंटीग्रेशन आर टी बाई वी इंटू डी वी। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है, टी भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये क्या कर सकते हैं हम, इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, वी इनिशियल टू वी फाइनल 1 बाई वी इंटू डी वी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई वी का, दैट शुड बी इक्वल टू एल एन आर टी, दैट शुड बी इक्वल टू एल एन ऑफ वी। लिमिट्स क्या रहेंगी, वी इनिशियल टू वी फाइनल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर टी एल एन वी टू बाय वी वन, या फिर वी फाइनल बाय वी इनिशियल, जो भी आपको गिवन है। ये वर्क डन किस प्रोसेस में होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा। अगर प्रोसेस कैसी हो, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का मतलब मैंने क्या बताया था, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, या फिर चेंज इन टेम्परेचर शुड बी ज़ीरो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो इंटीग्रल से, वी इनिशियल टू वी फाइनल डी वी। इसको क्या लिख सकते हो, पी इंटू इंटीग्रल करेंगे वी और लिमिट्स पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये जो वर्क डन होगा ये किस प्रोसेस में होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस में। अगर मैं बात करूँ आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब क्या था, जिसमें आपके पास चेंज इन वॉल्यूम क्या हो, ज़ीरो, या वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वो चेंज इन वॉल्यूम ही ज़ीरो हो गया तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। इसका मतलब जो प्रोसेसेस आइसोकोरिक है उसमें कोई भी वर्क डन नहीं होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्थ प्रोसेस, दैट शुड बी एडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने बताया था ना कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन हीट शुड बी ज़ीरो, चेंज इन हीट शुड बी ज़ीरो। ठीक है, इसका भी हम वर्क डन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैं बात आपको बता देती हूँ कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसमें एक इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है जो क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसा कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि देखो आर भी कॉन्स्टेंट है और टी भी कॉन्स्टेंट है, तो इन पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉन्स्टेंट एक लिख सकती हूँ। तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है आइसोथर्मल की वो होती है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको। अगर मैं बात करूं एडियाबेटिक की, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एडियाबेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी होती है पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो गामा है वो किसके इक्वल है, गामा एक रेशियो है किस किस का, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक इक्वेशन क्या होगा, पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये गामा हर तरीके की गैस के लिए अलग होता है, जैसे मोनो एटॉमिक गैस के लिए अलग होगा, डाई एटॉमिक गैस के लिए अलग होगा और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए अलग होगा। वो भी मैं बताऊंगी कि इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। सीपी आपको पता है ना, सीपी हमने कल ही डिस्कस किया था। सीपी क्या बताया था, डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सीवी बताया था डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट तो सिर्फ किस में है, प्रेशर और वॉल्यूम में। अगर मुझे इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट को इन टर्म्स ऑफ किस में लेना हो, प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे, देखो पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी इज इक्वल टू आर टी है ना। तो वी को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर रख दो, तो पी अगर मैं वी की वैल्यू रखूं तो ये क्या आएगा, आर टी बाय पी टोटल पावर गामा। मैंने क्या किया है, सिर्फ वी की वैल्यू को पुट किया है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, आर तो कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं यहाँ इसके बाय में लगूँ तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को ऐसे लिख सकते हो ना, 1 ये पी पावर गामा, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस गामा, तो ये बनेगा पी पावर 1 माइनस गामा टी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट किसकी टर्म्स में है, प्रेशर एंड टेम्परेचर की टर्म्स में है। अगर सिमिलरली मेरे को ये सिर्फ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की फॉर्मेशन में निकालनी हो इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो कैसे निकालोगे, पी की वैल्यू पुट कर दो। पी की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, आर टी बाय वी, और ये क्या है वी पावर गामा, दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो आर तो कांस्टेंट है, तो ये क्या लिख सकती हूँ मैं, टी वी पावर गामा माइनस 1, क्योंकि ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, दैट शुड इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब आप एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स को अलग अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, प्रेशर वॉल्यूम में भी लिख सकते हो, प्रेशर टेम्परेचर में भी लिख सकते हो, टेम्परेचर वॉल्यूम में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन ऑफ स्टेट्स आपके पास निकल गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेट में 2021 में, 22 में, 19 में भी, 16 में भी हर बार इस इक्वेशन ऑफ स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें वो कई बार प्रेशर और टेम्परेचर वाले रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार टेम्परेचर या वॉल्यूम से। मान लो आपको 2 इक्वेशंस दी हुई है या फिर 2 कंडीशन दी हुई है, जिसमें पहले में प्रेशर कुछ है, दूसरे में टेम्परेचर कुछ है, गामा की वैल्यू आपको गिवन है, या फिर आपको वो गैस बोल देगा कि डायटोमिक गैस है या ट्राइएटोमिक गैस है, और आपसे पूछ ले कि सेकंड फाइनल प्रेशर क्या है, फाइनल टेम्परेचर क्या है। जो बच्चे मेरे साथ इसमें कॉन्टिन्यूटी से जुड़े हुए हैं, मैंने 2023 का एक पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। आपको इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल प्रेशर गिवन था फॉर एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से, और फाइनल टेम्परेचर पूछा हुआ था, गामा की वैल्यू भी वहाँ पे क्या थी, गिवन थी। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अभी तक हमने सिर्फ इक्वेशन ऑफ स्टेट डिस्कस किया है, किसका, एडियाबेटिक प्रोसेस का। अभी हमारा वर्क डन निकालना बाकी है, तो वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, बस मेरी थोड़ी सी ये गंदी आदत है कि मैं एक ही पेज में सब कुछ करवाने का सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सब रिमाइंड रहे बच्चे के, थोड़े शॉर्ट नोट्स में चले वो, है ना। तो बस मेरी ये एक थोड़ी सी है, इसको आप प्लीज़ समझ लेना कि वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा। आपको वर्क डन निकालना आता है, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट है, और वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन वी इनिशियल टू वी फाइनल पी वी गामा पी इंटू डी वी, और p की वैल्यू अगर मैं लिखूँ यहाँ से, तो अगर इस कांस्टेंट को k मान लूँ तो p की वैल्यू क्या होगी, k पावर v पावर गामा dv, इंटीग्रेशन कहाँ से, v इनिशियल टू v फाइनल, k बाहर निकल जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ इसका तो ये क्या बनेगा, v पावर माइनस गामा प्लस 1 ओवर माइनस गामा प्लस 1, लिमिट्स पुट करो, v इनिशियल टू v फाइनल, तो ये क्या बनेगा, k 1 माइनस गामा तो बाहर निकल जाएगा, और गामा है क्या, रेशियो है किस किस का, CP और CV का। यहाँ पे क्या बनेगा, V फाइनल 1 माइनस गामा माइनस V इनिशियल 1 माइनस गामा।
एक फॉर्मेशन तो ये बन गई वर्क डन की। अगर आपको वी इनिशियल और वी फाइनल गिवन है और गामा गिवन है तो आप इजीली एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर मुझे यही वर्क डन टेम्परेचर की फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, हमें पता है पी वी गामा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, और हमें पता है पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी। तो पी वन वी वन किसी इक्वेशन के लिए क्या इक्वल होगा, आर वन टी वन के। पी टू वी टू किसके इक्वल होगा, आर टी टू के, है ना। अगर आप इसको इस तरीके से वैल्यूज़ को पुट कर दो, अगर मान लो यहाँ पे मैं वी फाइनल को वी टू ले लूँ और वी इनिशियल को वी वन ले लूँ, तो के वी टू, के था क्या, कांस्टेंट था, है ना। किस किस का, पी वी गामा इज इक्वल टू के मैंने माना हुआ था कि वो आपके पास क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। अगर आप इक्वेशन निकाल रहे हैं, है ना, अगर आप ये वर्क डन निकालना चाह रहे हैं तो क्या आएगा, इसको सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज़ को ही पुट करना है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करोगे तो ये एक वैल्यू और बनेगी, एन आर टी टू माइनस टी वन ओवर वन माइनस गामा। एक ये वर्क डन का भी एक्सप्रेशन है, किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो एक तो ये है आपके पास एक्सप्रेशन और एक ये है, दो एक्सप्रेशंस मैंने बताए हैं वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेसेस पे, ठीक है। चार वर्क डन निकाले हैं हमने, आइसोथर्मल का, आइसोबैरिक का, आइसोकोरिक का और एडियाबेटिक प्रोसेस का। एक हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट आइसोथर्मल की डिस्कस कर ली, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एडियाबेटिक की भी डिस्कस कर ली, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं ये पूछूं कि मेरे पास स्लोप किसका ज़्यादा होगा, आइसोथर्मल का या फिर एडियाबेटिक का, तो आप स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट ले लो। जैसे क्या कि डी पार्शली डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, v प्लस डी पी और p प्लस डी वी। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, स्लोप चाहिए तो डी पी बाय डी वी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का p बाय वी। तो मतलब डी पी बाय पी इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय वी। और अगर आप इसी तरीके से इसका निकालोगे तो ये क्या आएगा, गामा टाइम्स आएगा, डी पी बाय डी पी, डी पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा टाइम्स ऑफ डी वी बाई वी। इसका मतलब स्लोप किसका ज़्यादा हुआ, एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो स्लोप हमेशा किसका ज़्यादा रहेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस का। अगर आपको कोई कर्व गिवन हो या पीवी डायग्राम आपको गिवन हो और उसमें से वो ये पूछ ले कि कौन सी प्रोसेस एडियाबेटिक है या कौन से आइसोथर्मल है, तो आप कहाँ से पता लगाओगे, उसका स्लोप फाइंड आउट करके। जिस कर्व का स्लोप ज़्यादा होगा वो क्या होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस, और जिस का स्लोप कम होगा वो क्या होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद इसी टॉपिक में हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, वो है आपके पास इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल इक्वल पार्टीशन, है ना। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है थर्मोडायनेमिक्स में बहुत। ये किस लिए यूज़ करते हैं आप, ये यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। ये कहती क्या है, ये कहती है कि आपके पास हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एक एनर्जी एसोसिएट होगी, और वो एनर्जी कितनी होगी, हाफ के टी। फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी, हाफ के टी, या फिर मैं लिख सकती हूँ हाफ आर टी। के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो किस किस का रेशियो होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, वरना कल मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि क्या होगा। कुछ तो मैं भी पूछ सकती हूँ ना आपसे, इंटरेक्टिव क्लास बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ पूछ सकती हूँ मैं। तो के क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जो रेशियो होता है गैस कांस्टेंट ओवर एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। आपके पास हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी, हाफ के टी, है ना। तो आपके हमारे पास अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, एक फ्री पार्टिकल है जो किसी भी स्पेस में मूव कराए, तो उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 3। तो अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उस इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी कितनी होगी, जितनी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट है, हाफ के टी। तो कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी, टोटल 3 के टी, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हो 3 आर टी भी, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी क्या रहेगी, एसोसिएट रहेगी, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एसोसिएट रहेगी, हाफ के टी। अब हम 3 तरह की गैसेस की बात करते हैं, एक मोनो एटॉमिक, एक डाई एटॉमिक और एक ट्राई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैस क्या है, जो फ्रीली मूव करे और जिसमें हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है गैस की वो कितनी हो, 3। तो उस केस में एनर्जी कितनी एसोसिएटेड होगी, या इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं, जो कितनी एसोसिएटेड होगी, दैट शुड बी इक्वल टू 3/2
kT। ठीक है, अगर मुझे इसका CV निकालना हो, CV कैसे निकालते हो आप, du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर dE/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब आप करोगे तो ये क्या बनेगा, या तो 3/2K और यह क्या बनेगा 3/2 ऑफ R। तो ये ज़्यादा सुपरेबल है, आप ये लेके चले बार बार 3/2 ऑफ R। तो CP की वैल्यू क्या आ जाएगी मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2 ऑफ R, और CP माइनस CV इज इक्वल टू NR। इसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। ये किस लिए ये एक रिलेशन देता है CP और CV के बीच में, और ये सिर्फ एप्लीकेबल है किस केस में, आइडियल गैस इक्वेशन के केस में। जो गैसेज आइडियल गैस को फॉलो करती है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, उसी के केस में हम ये लगा सकते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू NR। ठीक है, अगर हमारे पास मैंने क्या लिया 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस है तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और CV की वैल्यू हमने निकाल ली 3/2 ऑफ R। तो CP क्या निकल जाएगा 3/2 ऑफ R प्लस R, दैट शुड बी इक्वल टू 5/2 ऑफ R। तो गामा की वैल्यू क्या होगी CP/CV। CP क्या है 5/2 R और CV क्या है 3/2 ऑफ R, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/3। ठीक है, तो ये गामा है फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अगर मैं बात करूँ डाई एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस में मैं 2 कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करती हूँ। एक तो क्या कि आपके पास रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो या रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स हो, और सेकंड मेरे पास क्या हो कि नॉर्मल आपके पास रिजिड की कंडीशन नहीं है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे आपके डायटोमिक जुड़े हुए हैं। तो देखो हर एक की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, हर एक की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। तो 3 यहाँ पे कितनी होगी, अगर सिंपल मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 6, और हर एक के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है हाफ RT। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी अगर मैं बात करूँ एनर्जी की तो ये आ जाएगी 3 ऑफ RT। अगर वही केस आपका क्या है रिजिड का, मतलब उनकी कोई एक एक्सिस में जो बॉन्ड है वो उसको मैं क्या कर दूँ रिजिड कर दूँ, एक कंस्टेंट लगा दूँ, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ, एक पोजीशन लगा दूँ कि यहाँ पे तो वो मूव नहीं कर सकता, इसके अलावा वो अदर डायरेक्शंस में क्या कर सकता है मूव कर सकता है। जब बात आए रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स की तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। वो कितनी हो जाती है डायटोमिक के केस में 5, तो हर एक एनर्जी के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है हाफ RT। तो ये क्या बन जाएगा 5/2 ऑफ R। ये फ़र्क है थोड़ा सा। अगर ये वर्ड स्पेसिफाइड करता है वो रिजिड डायटोमिक गैस तो आपको लेनी है 5/2 R, और अगर वो सिंपल डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल बोलता है तो आपको क्या लेनी है 3R। ठीक है, ऐसे ही अगर 3R आपके पास एनर्जी है तो डायटोमिक गैस के लिए CV क्या हो जाएगा, फॉर डायटोमिक गैस आपकी CV की वैल्यू क्या हो जाएगी 3R, और CP की क्या हो जाएगी 3R प्लस R दैट इज 4R। तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। ऐसे ही आप ट्राई एटॉमिक गैस के लिए भी निकाल सकते हो। ट्राई एटॉमिक जो गैस मॉलिक्यूल है उसमें अगर कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, सॉरी 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में 3 पार्टिकल्स मूव करें ना ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में। तो अगर 9 आपके पास क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट है हाफ RT। तो 9 इंटू 9/2 हाफ RT। यहाँ से CV निकाल लोगे CP निकाल लोगे और रेशियो जब आप देखोगे ना तो गामा फॉर मोनो एटॉमिक आपके पास क्या है, गामा फॉर डाई एटॉमिक और गामा फॉर ट्राई एटॉमिक। देखो 5/2 ये क्या होगा, सॉरी 5/3 था ना ये 1 अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा 1.67, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा 1.3। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल्स की एटॉमिक संख्या बढ़ती है, जैसे मोनो एटॉमिक के लिए गामा सबसे ज़्यादा रहेगा, डाई एटॉमिक के लिए कम और ट्राई एटॉमिक के लिए उससे भी कम। ठीक है, तो ये है इक्विपार्टीशन थ्योरम। एक एस्टेट का एक फेवरेट क्वेश्चन है जो ये पूछता है, क्योंकि इनको तो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछने होते हैं ना, इनको बेसिक से थोड़ा ही पूछना है, उनको तो उनसे भी हाई पूछना है। तो ये क्या करते हैं कि अपने को CV और CP निकालना आ गया है ना, तो ये क्या करते हैं कि एक मिक्सचर दे देते हैं 2 तरीके की गैस का, चाहे तो वो मोनो एटॉमिक हो, चाहे वो मोनो और डाया हो, चाहे डाया और ट्राया हो। मान लेती हूँ जैसे मैं एक मोनो एटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल है, N1 मॉलिक्यूल है मोनो एटॉमिक गैस का, और जिसकी जो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वैल्यू है वो C1 है, CP1 है। और सेकंड मेरे पास क्या है एक अनदर गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N2 है, और जिसकी स्पेसिफिक हीट क्या है CV2।
तो ये कह देता है कि इस मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल के बताओ। तो ये क्या होगी, CPV ऑफ मिक्सचर की, वो किसके इक्वल होगी, जितने मॉलिक्यूल्स हैं फर्स्ट गैस के नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट, सेकंड गैस का नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये आपके पास क्या निकलेगी, मिक्सचर की CV निकलेगी। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालनी हो, और अगर N1 मोल ऑफ गैस हो तो N1 CP1 प्लस N2 CP2 ओवर N1 प्लस N2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला कि मिक्सचर अगर आपसे पूछ ले और उस मिक्सचर का गामा निकालना पूछ ले, अगर आपने CPCV मिक्सचर का निकाल लिया तो आप गामा भी निकाल सकते हो ना मिक्सचर का इजीली। तो उसी तरीके से आपके पास ये क्या होगा, देखो CP अगर मान लो CP दिया ही ना हो, सिर्फ CV दिया हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, CP निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालोगे, CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तो उस फॉर्मूले से निकाल के आप क्या करोगे, इस मिक्सचर की वैल्यू में पुट करोगे और आप रिजल्ट फाइंड आउट कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे भी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। तो आज के बेसिक्स में आज हमने क्या पढ़ा है, 4 प्रोसेसेस का वर्क डन निकालना देखा है और एक इक्विपार्टीशन थ्योरम देखी है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस। क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है ना, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक ड्राई एयर है जिसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस और जिसका प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, इज सडनली रिलीज्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द एयर। किसने क्या किया कि टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर गिवन है। जब भी कोई सडनली रिलीज ऐसा कुछ वर्ड यूज दिखे तो वो जो प्रोसेसेस होती है ना, वो प्रोसेसेस होती है एडियाबेटिक प्रोसेस। वो कौन सी प्रोसेस होती है आपके पास, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में आपके पास क्या होता है, सडन चेंज होता है, एकदम से ब्रस्ट करे। या फिर मान लो कई बार क्वेश्चन में वर्ड्स दिया होता है कि आपके पास क्या हो गया, एक टायर है वो सडनली क्या कर गया, ब्रस्ट कर गया। तो उस केस में आपके पास क्या, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछ सकता है, तो वो क्या होगा। तो देखो अगर एकदम से आपके पास क्या कर जाए, टायर ब्रस्ट कर रहा है, तो आपके पास जो प्रोसेस होगी, आपको पहले तो प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है ना कि कौन सा प्रोसेस है। तो इस केस में जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। इस केस में सडनली जहाँ पे वर्ड आ जाए वहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, एडियाबेटिक। इसका मतलब एडियाबेटिक के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो आपके पास क्या होगा, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है किसकी, एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की। लेकिन हमें तो प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है ना, हमें तो वॉल्यूम गिवन ही नहीं है। तो इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्मेट में आपको एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पता होनी चाहिए। तो प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, बताई थी ना, दैट शुड बी इक्वल टू T पावर गामा P पावर गामा -1 दैट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो T1 गामा P1 गामा -1 किसके इक्वल होगा, T2 गामा P2 गामा -1। गामा की वैल्यू आपको गिवन है, CP माइनस CV क्या होता है, गामा, दैट्स इज इक्वल टू 1.41। तो अगर इनिशियल टेम्परेचर क्या है 15 डिग्री सेल्सियस और आपके पास इनिशियल प्रेशर क्या है 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपके पास T2 आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, और आपके पास P2 की वैल्यू क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इसने कहा है ना कि रिलीज एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सडनली रिलीज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपके पास यहाँ पे सेकंड जो P2 है वो इसकी वैल्यू क्या है 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे इसमें तो T2 बाई T1 की पावर गामा किसके इक्वल हो जाएगी, P2 बाई P1 गामा -1। तो इसको लिख सकते हो आप T2 बाई T1 दैट शुड इक्वल टू P2 बाई P1 गामा -1 बाई गामा। गामा की वैल्यू गिवन है 1.4, -1 बाई 1.4, और P2 की वैल्यू गिवन है 10 और P1 की वैल्यू है 1। मल्टीप्लाई कर दोगे T1 से जो है 15 डिग्री सेल्सियस है ना। तो आपके पास यहाँ पे जो टेम्परेचर है, इस सेल्सियस टेम्परेचर को किस में चेंज करना है, केल्विन में। तो ये क्या होगा 273 प्लस 15 288 केल्विन। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या आएगी 288 केल्विन इंटू 10/1 गामा
1.4 माइनस 1 बाय 1.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेट 1.48 केल्विन। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा भी हुआ है एस्टेट में। 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग गामा इज इक्वल टू 1.67 आर मिक्सड विद N2 विद 2 मोल ऑफ अनदर आइडियल गैस जिसका गामा ये है। तो आपके पास इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ मिक्सचर बतानी है। आपने अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो ये गामा की वैल्यू हमने निकाली थी किसके लिए? फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ये गामा की वैल्यू भी हमने निकाली थी किसके लिए? फॉर डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। तो इसका मतलब आपके पास दो तरह की गैस है, एक मोनो एटॉमिक एक डाई एटॉमिक की। हो सकता है वो अगली बार यहाँ पे सिर्फ ये ऐसा नाम दे दे कि फॉर मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग मोनो एटॉमिक गैस एंड 2 मोल ऑफ अनदर आइडियल गैस हैविंग डाई एटॉमिक गैस, तो भी आपको ही कंक्लूड करना है। ज़रूरी नहीं वो गामा की वैल्यू आपको गिवन करे, तो आपको गामा फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? N1 आपको गिवन है कितना? 4। गामा कितना गिवन है? 1.67। और N2 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। और गामा कितना गिवन है? 1.4। तो गामा से आप क्या कंक्लूड करोगे? Cp बाय Cv। फॉर मैंने बताया ये कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक के लिए Cp क्या था? 5/2 ऑफ R और Cv क्या था? 3/2 ऑफ R। सिमिलरली फॉर डायटोमिक गैस के लिए ये हमारे पास क्या होगा? Cp की वैल्यू Cp बाय Cv लिख सकते हो ना आप। फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए आपके पास क्या होगा? ये 1.4 है, इसका मतलब Cp यहाँ पे होगा 7/2 ऑफ R और Cv क्या होगा? 3/2 ऑफ R। इन दोनों का रेशियो यही है, सॉरी 5/2 ऑफ R। Cv क्या होगा? 5/2 ऑफ R Cp। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? किसका गामा निकालना पड़ेगा? Cv का, क्योंकि मिक्सचर की Cv हमें निकालनी पड़ेगी। और मिक्सचर की Cv कैसे निकालोगे? N1 गैस और पहले की Cv1, N2 नंबर ऑफ मोल्स उसका स्पेसिफिक हीट ओवर N1 प्लस N2। तो N1 कितना है? 4। Cv1 कितनी है? 3/2 ऑफ R। N2 कितना है? 2। Cv2 कितनी है? 5/2 ऑफ R। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे Cv की जो वैल्यू है निकल जाएगी 12/2 6R और 5 6 और 5 11/6 ऑफ R। यही निकलेगी ना, देख लेना आप। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये तो मिक्सचर की Cv निकली है, अब हमें मिक्सचर की Cp भी निकालनी है। तो वो क्या होगी? Cv प्लस R। तो ये क्या होगा? 11/6 R प्लस R, दैट इज 17/6 ऑफ R। अगर कुछ गलती हो जाए ऐसे न्यूमेरिकल में तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप थोड़ा कर लिया करें। स्पेसिफाइड ये ना कहें कि मैडम आपने ये लिख दिया, ये कहाँ गया। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान दे ले, कई बार हो जाता है क्योंकि बोलना भी साथ साथ होता है और लिखना भी साथ साथ, और साथ साथ सारे काम होते हैं, तो थोड़ी सी गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो। तो यहाँ पे Cp भी निकल गया मिक्सचर का और Cv भी निकल गया मिक्सचर का। तो गामा क्या होगा? रेशियो ही तो था किसका? Cp बाय Cv ऑफ मिक्सचर का। तो ये क्या होगा? 17/6 ओवर 11/6। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अप्रोक्सीमेट 1.54। तो ये ऑप्शन आपका क्या रह जाएगा? करेक्ट। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो पता चल गया ना, ये क्वेश्चन उनका फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये बड़ा है और एस्टेट के वही क्वेश्चन फेवरेट है जिनकी स्टेटमेंट बड़ी बड़ी हो और जिनको निकालने में भी थोड़ा टाइम लगे, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कि एक डायटोमिक गैस है जो क्या करती है? 2 जूल ऑफ वर्क करती है व्हेन इट इज एक्सपेंडेड आइसोबैरिकली। तो हमारे पास कितनी हीट गिवन होगी उस गैस को इन दैट प्रोसेस। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले तो हमें पता होना चाहिए कैसी प्रोसेस की बात की है, आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? P बाहर, V फाइनल बाय V इनिशियल या V2 माइनस V1। तो इसकी वैल्यू को हम अगर, क्योंकि हमें ना तो वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है ना प्रेशर की, सिर्फ किसकी गिवन है? वर्क की। तो ये वर्क डन आपको गिवन है 200 जूल। और इसने क्या पूछा है? हीट, कि इस सिस्टम की हीट कितनी होगी।
तो हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस में कितनी हीट देंगे, तो आइसोबैरिक प्रोसेस का जो वर्क डन है वो हमने लिखा P इज इक्वल टू V2 माइनस V1। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, nRT2 माइनस T1, nRT2 माइनस T1। तो ये आपके पास क्या होगा, अगर मेरे को T2 माइनस T1 निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन अपॉन NR, वर्क डन अपॉन NR। ये मैं क्यों निकालना चाह रही हूँ T2 माइनस T1, क्योंकि इसने पूछा है हीट कितनी देंगे आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो हमारे पास हीट का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, हमने देखा था ना मोलर हीट की जब मैंने बात की थी, तो क्यू किसके इक्वल था, N ऑफ C स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या है, वर्क अपॉन NR इंटू N ऑफ CP। तो N से N क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये क्या बनेगा, वर्क बाय R इंटू CP। तो देखो डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है तो CP की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। डाई एटॉमिक के लिए हमने फाइंड आउट भी की थी, वो किसके इक्वल थी, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल CP की वैल्यू क्या थी, 7/2 ऑफ R। और हमें क्या निकालना है, Q निकालना है, तो वो क्या बचेगा, वर्क डन इंटू CP बाय R। तो वर्क डन कितना गिवन है 200, CP क्या होता है 7/2 ऑफ R, और ये R से R कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 100 इंटू 7, तो ये क्या आएगा 700 जूल। तो ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, थर्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 2023 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ CP माइनस CV आपको गिवन है 1.0 ऑफ R और फॉर अ गैस सैंपल इन अ स्टेट A, ठीक है, और सेकंड स्टेट में आपके पास 1.0 R CP माइनस CV की वैल्यू गिवन है। तो ये पूछ रहा है कि प्रेशर में क्या रिलेशन है और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसने रिलेशन दिया है CP माइनस CV दैट शुड बी इक्वल टू 10 R फॉर A प्रोसेस के लिए। सेकंड के लिए इसने क्या दिया है, CP माइनस CV इज इक्वल टू 1.08 ऑफ R, ठीक है। और इसने पूछा है कि प्रेशर ऑफ A और प्रेशर ऑफ B में क्या रिलेशन है, टेम्परेचर ऑफ A और टेम्परेचर ऑफ B में क्या रिलेशन है। तो देखो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन दिख रही है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना मैं। तो देखो ये कौन सी आइडियल गैस हुई, आइडियल गैस हुई है ना, जिसमें N की वैल्यू क्या है 1। लेकिन ये क्या है CP माइनस CV, ये कैसी गैस इक्वेशन है, ये है रियल गैस इक्वेशन। और रियल गैस इक्वेशन कब आइडियल गैस इक्वेशन में आपके पास करती है, चेंज करती है। ये क्वेश्चन मैंने 2023 में भी करवाया था और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है कि जिसमें आपके पास मैंने कंडीशन बताई है कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस में कब कन्वर्ट हो जाती है, जिसका एक ट्रिक भी है कि IPL एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो प्रेशर क्या होगा लो और टेम्परेचर क्या होगा हाई, तो इसका मतलब ये तो प्रेशर क्या होगा लो और ये टेम्परेचर क्या होगा हाई। तो ये कंडीशंस होगी ना, TB इज ग्रेटर देन TA और PA इज ग्रेटर देन PB। तो ऐसा जो भी ऑप्शन है वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन आई थिंक ये है कि प्रेशर A का ज़्यादा रहेगा, आइडियल गैस का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, रियल गैस का प्रेशर कम रहेगा, और आइडियल गैस का टेम्परेचर कम रहेगा लेकिन रियल गैस का टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2023 में ही पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि आपके पास क्या है 70 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या बताना है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हुई टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस थ्रू द सेम रेंज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि एक बार कंडीशंस क्या दी हुई है कांस्टेंट प्रेशर की, कि मतलब एक इक्वेशन है जिसमें 70 कैलोरी आपका क्या है हीट रिक्वायर्ड हुई डेल्टा क्यू, जब आपके पास प्रोसेस कौन सी थी कांस्टेंट प्रेशर की, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, तो चेंज इन प्रेशर शुड बी 0, मैं बोल सकती हूँ आइसोबैरिक प्रोसेस थी, जिसमें N की वैल्यू कितनी थी 2 थी, और टेम्परेचर कितना रेज हुआ था 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस।
तो आपके पास डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? हमें पता है ना आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू मैं कैसे लिख सकती हूँ? एन सी पी डेल्टा टी। तो इसका मतलब यहाँ से सी पी की वैल्यू आप निकाल लोगे जो किसके इक्वल आएगी? डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। कितनी हीट रिक्वायर्ड थी सिस्टम को? 70 कैलोरी। कितने मोल्स दिए हुए थे? 2। टेम्परेचर में चेंज कितना दिया हुआ है? 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस। मैंने डिग्री सेल्सियस में ही टेम्परेचर को रखा है, तो ये कितना आ जाएगा? Cp की वैल्यू 7। और हमें पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है? Nr। और N कितना है यहाँ पे? 2R। मैं यहाँ से Cv की वैल्यू निकाल सकती हूँ, 7 माइनस 2 दैट इज 5 ऑफ R, है ना? ये निकल जाएगी। यहाँ पे जो डेल्टा क्यू की आपके पास वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? Cp की वैल्यू 7 ऑफ R और Cv की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 बाय ऑफ R। सेम गैस बोला है ना इसने, तो अब हमारे पास इसने कंडीशन चेंज कर दी, कांस्टेंट को क्या कर दिया? वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? N ऑफ Cv dt, है ना? सेम गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेंगे। Cv की वैल्यू हमने निकाल ली। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर भी गिवन है, सेम ही गैस है, सेम ही हीट रिक्वायर्ड हो रही, तो ये क्या होगा? N2। Cv की वैल्यू कितनी है? 5 और dt चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बनेगा? 25 इंटू 2 50 कैलोरी। तो मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसी गैस को कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? 50 कैलोरी। और अगर कांस्टेंट प्रेशर था तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड थी? 70 कैलोरी। ठीक है, ये कल वाले कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन है, अगर आपको रिमाइंड है तो इजिली आप कर सकते हो, वैसे एज सच कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करवाऊंगी और एक क्वेश्चन मैं उसी तरीके का आपको होमवर्क में भी दूंगी। उस क्वेश्चन का आपको आंसर निकाल के कमेंट ज़रूर करना है ताकि आपको पता चले आप कितनी तैयारी कर पा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मेरे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसकी आइडियल गैस का, ठीक है, जिसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 0.5% से, तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा? तो देखो कौन सी गैस है? आइसोथर्मल। तो इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या लिखूंगी? v इंटू डी पी प्लस पी इंटू डी वी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास डी पी बाई डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस पी बाई वी। और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई वी। अगर दोनों तरफ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पता चल गया ना कि कितना प्रेशर डिक्रीज हो रहा है? 0.5%। और मेरे से पूछा कितना है कि कितना वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो वो निकाल लेंगे क्योंकि दोनों में रिलेशन पता चल गया। तो हमारे पास जितना वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 0.5% से, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसलिए आएगा ना माइनस साइन, तो माइनस ऑफ 0.5। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, बस प्रोसेस कौन सी कर दी? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको क्या निकालना है कि कितना वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा या कम होगा, ये आपको बताना है। अगर ये आप से नहीं हुआ तो कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, जब कल हम थर्मोडायनेमिक्स के और क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पहले मैं जो होमवर्क दे रही हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको ज़रूर करवाऊंगी। ठीक है, और वैसे आज की क्लास में मैंने ये पढ़ाया भी है और ये करवाया भी है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि 2 सैंपल ए और बी दिए हुए हैं और जो क्या है? इनिशियली एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, सैंपल ए एक्सपैंड हो रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस से और सैंपल बी एक्सपैंड हो रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस से। हमें बताना है दोनों का फाइनल वॉल्यूम क्या है? सेम है। हमें बताना है कि दोनों का फाइनल प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होगा। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। इसको करने के लिए देखो हमें एक ग्राफ बनाना होगा। इसने कहा है 2 सैंपल्स हैं, ठीक है, दोनों सैंपल का इनिशियल प्रेशर क्या है? सेम है। इसने बोला है ना इनिशियल प्रेशर इज सेम, इनिशियली एट सेम पोजीशंस पे, तो दोनों का इनिशियल प्रेशर मैंने सेम कर दिया। इसके बाद इसने क्या कहा कि दोनों का फाइनल वॉल्यूम क्या है? सेम है। तो ये फाइनल वॉल्यूम अगर कोई पॉइंट है तो ये दोनों का क्या है? सेम है। ये कर्व मेरे पास ए है और ये कर्व मान लेती हूँ मैं बी है। ये सैंपल ए है, ये सैंपल बी है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। ठीक है,
और मेरे पास क्या कहा है उसने कि इसका जो वॉल्यूम है वो और फाइनल वॉल्यूम इसका क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस केस में इसके अकॉर्डिंग इसका प्रेशर कितना होगा, पी बी प्रेशर ये होगा, और इस कर्व के अकॉर्डिंग इसका प्रेशर कितना होगा, पी ए। इनिशियल प्रेशर तो दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन फाइनल प्रेशर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फाइनल वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो कंडीशंस आपको कैसे गिवन है कि पी ए का इनिशियल प्रेशर पी बी के इनिशियल प्रेशर के इक्वल है, ये आपको गिवन है। ये भी आपको गिवन है कि सैंपल ए का फाइनल प्रेशर किसके इक्वल है, सैंपल बी के फाइनल प्रेशर से। आपको क्या बताना है कि फाइनल प्रेशर बताना है दोनों सैंपल्स का किसका ज़्यादा होगा। देखो तो ग्राफ से ही पता लग रहा है कि अगर मेरे पास फर्स्ट जो आपके पास कर्व अगर मैं मान के चलूँ, एक बात और, ये कर्व कौन कौन सी, फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन सी, ये आपको पता करने के लिए क्या पता करना होगा, ये वाली लाइन कि सैंपल ए इज एक्सपैंड थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ए एडियाबैटिक प्रोसेस की है और बी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस की है। तो हमें पता है कि स्टीपर कौन होता है, मैंने बताया था स्लोप किसका ज़्यादा होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो जो ये नीचे वाली कर्व है ये तो है मेरे पास ए, और ऊपर वाली कर्व है जो आइसोथर्मल है वो क्या है, कर्व बी। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ बी का क्या है, ज़्यादा, और किससे, फाइनल प्रेशर ऑफ ए से। ग्राफ से पता चल रहा है ना, ये फाइनल प्रेशर है। क्वेश्चन में ही गिवन है कि ए वाली कर्व कौन सी है, एडियाबैटिक कर्व है, और एडियाबैटिक कर्व हमें पता है मोर स्टीपर होती है किससे, आइसोथर्मल से। तो सेकंड जो नीचे वाली कर्व मैंने जो ड्रा की है वो मेरे पास कैसी कर्व है, एडियाबैटिक, और फर्स्ट वाली जो कर्व है वो क्या है, आइसोथर्मल कर्व है ना, ये एडियाबैटिक। तो जिसका स्लोप ज़्यादा वो नीचे वाली, और जिसका स्लोप कम वो आइसोथर्मल, ये मैंने बताया भी था आपको। तो देखो फाइनल प्रेशर तो इसने फाइनल वॉल्यूम क्या कहा था, सेम है, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पे देख लो आप ग्राफ से, तो फाइनल प्रेशर बी का क्या होगा, ज़्यादा एज कंपेयर टू फाइनल प्रेशर ऑफ ए। तो ऐसा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एस्टेट से। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विपार्टीशन थ्योरम से कि 4 सिलेंडर कंटेन करते हैं इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, सेम है, ठीक है, और 4 सिलेंडर है। तो इसने पूछा है कि एनर्जी मिनिमम क्या होगी। तो देखो आर्गन कैसी गैस है, मोनोएटॉमिक, हाइड्रोजन कैसी गैस है, डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन कैसी गैस है, डाई एटॉमिक, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ट्राई एटॉमिक गैस है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी होगी, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की, सबसे फिर 6 किसकी होगी, डायटोमिक की, 6 किसकी होगी, डायटोमिक की, और आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है उसकी कितनी होगी, 3। तो हमें पता है कि हमने बताया था कि इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट होती है, हाफ RT या हाफ KT। तो आपके पास मैक्सिमम एनर्जी किसके पास स्टोर्ड होगी, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के पास। लेकिन किसने पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम एनर्जी किसके पास होगी, जिसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो मिनिमम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके पास है, मोनो एटॉमिक गैस, और जो कौन है, आर्गन। तो इसका मतलब आर्गन जो गैस है उसमें क्या होगी, एनर्जी मिनिमम होगी। अगर मैक्सिमम एनर्जी पूछता तो CO2 के पास होती। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने 2 होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको ज़रूर ट्राई करने हैं, और ये क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ाया है और जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया उन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर ज़रूर बताएंगे कि ये आंसर है, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना तैयार कर रहे हैं, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है आप कमेंट ज़रूर करें। पीछे वाली वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, उसके लिए दिल से बहुत थैंक यू। बहुत मन करता है फिर और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है कि और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बच्चों को ट्राई करवाऊँ, है ना, कि बच्चे देख रहे हैं और बच्चे का रिव्यूज़ है कि वो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूँ और अच्छा करूँ, तो और ज़्यादा करने का मन करता है। तो ऐसे अच्छे कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें, Physics with Mamta. Thank you so much. Stay tuned with us.